हेलो एवरीवन। आज हम प्लस टू कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको ट्रू फॉल्स आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन सर्वर, ट्रू। देन वी आई एडिटर स्टैंड्स फॉर विजुअल एडिटर, ये भी ट्रू होगा। इन विंडो एंटी, एंटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, तो फॉल्स है इसका आंसर। कर्नल कांट बी अपडेटेड, अपडेट कर सकते हैं हम इसको, तो ये फॉल्स है। और जो वेक्टर इमेजेस होती है वो मैथमेटिकल इक्वेशन या ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को मिला के बनती है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। इंटीजर या तो मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कई बार जीरो भी होता है ना, तो उस हिसाब से मतलब इसका आंसर ट्रू आएगा। डू वाइल मस्ट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट वंस, ट्रू। मतलब कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी ये एक बार स्टेटमेंट को जरूर एग्जीक्यूट करता है। और ls कमांड का हम यूज़ करते हैं कंटेंट को दिखाने के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो ये भी ट्रू है। हु कमांड का यूज़ करते हैं करेंटली, जो भी यूज़र लॉगिन है या करंटली वर्किंग यूजर्स, ट्रू होगा इसका आंसर। और मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा, वो रिमाइंडर देता है हमें। और नेक्स्ट है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू शेयर, तो ये सब शेयर करने की फैसिलिटी देता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा। एलवीएम का फुल फॉर्म होता है लॉजिक वॉल्यूम मैनेजमेंट। सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, लॉजिक नहीं, लॉजिकल, सी होगा, सी, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट का ऑल ऑफ दिस, इसका लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। Linux has hierarchical file system. Ellipse tool is used to draw the circle. PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। नेक्स्ट है पिक टूल का यूज करते हैं हम सेलेक्ट, रिसाइज और रोटेट सब कुछ करने के लिए, तो ऑल ऑफ दीज। Linux is an open source software. Print statement is used to output the data. Switch statement जो है वो if else if statement की तरह होता है। और कोरल ड्रा में जो भी फाइल हम सेव करते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन है डॉट सी डी आर। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमांड्स दी गई होंगी, तो उनका आपको मतलब लिखना है उनके बारे में। 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, rm डायरेक्टरी, ये एम्प्टी डायरेक्टरी या फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और हु कमांड बताता है कि कौन कौन से यूजर अभी लॉगिन है। और cp है कॉपी करते हैं हम, इसमें कोई भी फाइल या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करने के लिए यूज करते हैं हम इसका। तो इसका आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही जगह पे कर दिया मैंने। सो खाली डायरेक्टरी और फोल्डर डिलीट करने के लिए कैन बी यूज टू रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी। और उसका सिंटैक्स है जैसे आर एम डी आई आर और डी आई आर नेम यानी डायरेक्टरी नेम, फॉर एग्जाम्पल आर एम डी आई आर, और ये स्कूल, जैसे ये कोई फोल्डर नेम है, ठीक है। हु कमांड से आप यूजर की लिस्ट दे सकते हैं कि कितने यूजर करंट टाइम पर लॉग्ड इन है। विद दिस कमांड यू कैन सी द लिस्ट ऑफ यूजर्स करंटली लॉग इन और हाउ मेनी यूजर्स आर लॉग्ड इन एट द करंट टाइम। सिंपली आपने हु लिखना है डॉलर साइन के साथ और वो आपको लिस्ट दिखा देगा। फाइल और फोल्डर को कॉपी करने के लिए कैन बी यूज टू कॉपी फाइल एंड फोल्डर। सिंटैक्स है फॉर एग्जांपल डॉलर सीपी लिखेंगे फाइल वन और डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल सीपी, ये ए डॉट टेक्स्ट और बी डॉट टेक्स्ट। मतलब इसमें क्या होगा कि जो ए डॉट टेक्स्ट फाइल का जो भी कंटेंट जो भी इसके अंदर आपने लिखा होगा वो बी डॉट टेक्स्ट में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, वेरी सिंपल, छोटी छोटी क्लास में आप इसको पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मिनिमम दो कंप्यूटर, तो वो नेटवर्क बनाते हैं। और मतलब नेटवर्क बनाने के लिए वो दो मेथड का यूज करते हैं, एक वाइड और एक वायरलेस। वाइड में आप केबल्स का नाम लिख सकते हो और वायरलेस में रेडियो वेव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड सैटेलाइट एक्सेट्रा। और इसके यूजेस की बात करें
तो साइमल्टेनियस एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एक साथ कोई भी आईटी में सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, पर्सनल कोई भी मैसेज वगैरह आप सेंड करने हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाटा बैकअप वगैरह करना हो तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी जैसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसी की तरह ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट फ़र्क ये है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें जब भी ये यूज़ करना होगा तो हम सिंपली इंटरनेट से इसका कोड डाउनलोड करेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। कोई भी फीचर्स है या कोई भी चीज़ हमें इसकी पसंद नहीं आ रही किसी भी पार्ट पे, तो वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमें कोडिंग आती है तब। ठीक है, तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पॉपुलर वर्जन है और इसका फ़ायदा ये है कि हम इस लिनक्स को बिना इंस्टॉल किए भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें वायरस वगैरह भी कम आते हैं। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस, सॉरी पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अवेलेबल टू यू ऑन द इंटरनेट एब्सोल्युटली फ्री, यानी ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है और इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। While to buy another operating system you have to spend thousands of rupees। अगर आपको इसकी जगह कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10 7 कोई भी आपने डालना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। Linux is an open source operating system whose code is available for free on the internet which you can modify as per your requirement। यानी अलग अलग तरह की कोड आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे और आप अपने हिसाब से अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो, आप उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। और लिनक्स एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स को मैनेज कर सकता है और लिनक्स हैज़ अ हाई लेवल परफॉर्मेंस इन वर्क स्टेशन एंड नेटवर्किंग। जहाँ पे भी आप लोग काम करते हैं अपने वर्क स्टेशन पे या जहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह यूज़ की जाती है वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहती है और ये हमें मल्टी यूज़र फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। लिनक्स में मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें वायरस नहीं आ सकता और ये नए और पुराने दोनों तरह के हार्डवेयर पे चल सकता है। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है और ये एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके ऊपर यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर भी हमें फ्री में मिल जाते हैं और अलग से कोई चार्ज से देना पड़ता है। इंग्लिश में आप लिखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और फ्रीली अवेलेबल है यूजर्स के लिए थ्रू द इंटरनेट। परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस वर्क स्टेशन और नेटवर्क पे काफ़ी अच्छी रहती है और ये काफ़ी स्टेबल होता है, मतलब काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि ये क्रैश हो जाए या फिर हैंग हो जाए। और सिक्योरिटी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से ये ज़्यादा प्रोवाइड करता है और इसमें कभी भी वायरस नहीं आ सकते और इसकी स्पीड मतलब स्मूथ रहती है, कभी भी जैसे टाइम बीतता जाएगा इसकी स्पीड जो कभी भी कम नहीं होती है। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन माउंट पॉइंट इन द लाइनेक्स। अब देखिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, कोई भी विंडो आपने डाली तो हर एक चीज़ का अपना एक फाइल सिस्टम होता है। लाइक आपके जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी विंडोज़, ज़्यादातर आप विंडोज़ ही यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसमें हम एनटीएफएस फाइल सिस्टम होता है। अगर आप पेन ड्राइव उसमें अटैच करोगे तो पेन ड्राइव का जो फाइल सिस्टम होता है वो होता है FAT32। अगर आपके पेन ड्राइव का साइज 32 GB से ज़्यादा है तब वहाँ पे या इस तरह की एक्सटर्नल स्टोरेज वाले डिवाइसेस में हम एनटीएफएस फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब देखो पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम है FAT32। सपोज मेरे पास 16 GB का पेन ड्राइव है या 8 GB का पेन ड्राइव है और आपके विंडोज़ का जो फाइल सिस्टम है वो है एनटीएफएस। ठीक है, तो अब
कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस को जब हमें अपने कंप्यूटर के साथ यूज करना होगा तो उसको पहले हमारे मतलब कंपैटिबल होना चाहिए वो हमारे फाइल सिस्टम के साथ, ठीक है। तो लिनक्स में एक मतलब लोकेशन होती है, ये डायरेक्टरी होती है, एम्प्टी डायरेक्टरी, जहाँ पे हम एक्सटर्नल कंटेंट को एक्सेस करते हैं। अब एक्सटर्नल कंटेंट क्या हो सकते हैं, लाइक कोई भी डाटा आपके कंप्यूटर में सपोज 4 ड्राइव है, तो कहीं पे भी आपने रखा है वो आपका अपना डाटा है, ठीक है, आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। बट जब आपको पेन ड्राइव लगाना होगा तो उसके लिए एक अलग से डायरेक्टरी बनी होती है, एक अलग से पॉइंट होता है। तो जब भी आप अपना पेन ड्राइव लगाते हो या अपना सीडी लगाते हो या फ्लॉपी डिस्क लगाते हो, तो वो कंटेंट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी या जो वो माउंट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वहां से ही वो कंटेंट जो वो एक्सेस होते हैं। तो उसी पॉइंट को हम माउंट पॉइंट बोलते हैं, जहां से हम एक्सटर्नल डिवाइसेस के कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं। सो सिंपली इसमें आप लिखोगे अ माउंट पॉइंट इज यूजली एम्प्टी डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी होती है और पार्टिकुलरली वो खाली होती है। In a currently accessible file system on which an additional file system is mounted, यानी माउंट पॉइंट एक डायरेक्टरी होती है, खाली डायरेक्टरी, जो कि करंटली फाइल सिस्टम के अंदर ही होती है, यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका फाइल सिस्टम है और उसमें बाहर से कोई फाइल सिस्टम को अटैच किया जाता है और वहीं से उसके कंटेंट को हम यूज करते हैं। So the mount point is used as a root directory of the file system and that file system is accessible from that directory। यानी माउंट पॉइंट को एक फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरी की तरह यूज किया जाता है और वहीं से ही हम उन एक्सटर्नल कंटेंट को लाइक पेन ड्राइव के कंटेंट को वहां से ही हम यूज करते हैं। और हिंदी में आप लिखोगे अमाउंट पॉइंट करंटली एक्सेसिबल फाइल सिस्टम है, यानी करंटली हम जो भी फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें स्पेशली एक डायरेक्टरी होती है जिस पर हम अतिरिक्त फाइल सिस्टम अटैच कर सकते हैं, यानी एक एक्सटर्नल फाइल सिस्टम को हम अटैच कर सकते हैं। और माउंट पॉइंट का उपयोग फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरी के रूप में किया जाता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम इसको एक अपना ही एक ड्राइव की तरह कंसीडर करता है, लाइक सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव या ई ड्राइव। तो उन ड्राइव्स की तरह ही उनको वो ट्रीट करता है आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को, लाइक पेन ड्राइव और डीवीडी को, और उस फाइल सिस्टम को उस डायरेक्टरी से एक्सेस किया जाता है। बिल्कुल सिंपल लाइन में लिखना तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, ए माउंट पॉइंट इज सिंपली ए डायरेक्टरी लाइक एनी अदर, यानी जैसे दूसरी डायरेक्टरी होती है उसी की तरह ये डायरेक्टरी होती है, दैट इज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ रूट फाइल सिस्टम, यानी जो रूट फाइल सिस्टम है उसके एक पार्ट की तरह इसको कंसिडर किया जाता है, लाइक ये हमारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल द होम फाइल सिस्टम इज माउंटेड ऑन द डायरेक्टरी होम, यानी होम फाइल सिस्टम जो भी है वो यहाँ पे माउंट किया जाता है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट है, मतलब डेफिनेशन में नहीं आएगी बट मतलब इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज माउंट पॉइंट एक्चुअली। व्हेन वी माउंट ए फाइल सिस्टम वी स्पेसिफाई द माउंट पॉइंट, यानी जब भी हमें माउंट का मतलब होता है अटैच करना, जैसे एनटीएफएस फाइल के ऊपर FAT32 फाइल सिस्टम, एनटीएफएस एक फाइल सिस्टम है, FAT32 दूसरा फाइल सिस्टम है, ठीक है। तो यानी एक फाइल सिस्टम के ऊपर हमें दूसरा फाइल सिस्टम अटैच करना जिसको हम माउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। सो माउंट करने से पहले या एक फाइल सिस्टम के ऊपर दूसरा फाइल सिस्टम अटैच करने से पहले हम एक माउंट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो द माउंट पॉइंट इज द डायरेक्टरी वेयर वी वांट टू एक्सेस द फाइल सिस्टम, यानी ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम किसी दूसरे डिवाइस के फाइल सिस्टम को एक्सेस करते हैं। बिफोर परफॉर्मिंग द माउंट द डायरेक्टरी नीडेड टू बी एम्प्टी डायरेक्टरी, यानी माउंटिंग करने से पहले वो डायरेक्टरी जो वो खाली होना चाहिए, जो भी माउंट पॉइंट है। वंस वी परफॉर्म द माउंट डायरेक्टरी विल कंटेन द कंटेंट ऑफ द फाइल सिस्टम, यानी जब हमारी माउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, हम अपने पेन ड्राइव को अच्छे से माउंट कर पाते हैं, तब हम वहां से उस माउंट पॉइंट या डायरेक्टरी से
उस पेन ड्राइव के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो एनटी। सो विंडो एनटी एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, और इसको बनाया था उसने 1993 में। इसको सिंपली एक मतलब क्लाइंट सर्वर की तरह यूज करने के लिए बनाया गया था, और स्पेशली मल्टीटास्किंग करने के लिए इसको बनाया गया था। और फर्स्ट टाइम जो मल्टीटास्किंग यूज की गई थी वो इसी कंप्यूटर पे करी गई थी। तो इसमें आप लिखोगे इसका पहला वर्जन 1993 में रिलीज हुआ, और ये क्लाइंट सर्वर और नेटवर्क के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका जो प्रोसेसर है वो इंडिपेंडेंट है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर्स हैं। और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो था विंडो 3.1, और इसे वर्क स्टेशन और सर्वर कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। इंग्लिश में लिखोगे, इट इज एन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, and first version of Windows NT was released in July 1993. Microsoft Windows is an operating system designed for the client server network, यानी जहाँ पे client server network बनाना होता है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। This processor is independent multitasking multi-user operating system. तो फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो एनटी का जो फर्स्ट वर्जन था वो था 3.1, और इसे हमने वर्क स्टेशन और सर्वर कंप्यूटर्स के लिए बनाया था। इसके फीचर्स की बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज पर आधारित था, मतलब इसको यूज करता था, और ये डॉस, विंडो 3 और Win32 के एप्लीकेशन को भी रन कर सकता था। ये एक 32 बिट का विंडो एप्लीकेशन है, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग को ये सपोर्ट करता है, और ये हाईली स्टेबल और काफ़ी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता था। विंडो एनटी बेसिकली बनाई गई थी नेटवर्क फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, लाइक नेटवर्क बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है वो सब इसमें हमें मिल पाता था। सो इंग्लिश में लिखोगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ कैपेबल ऑफ रनिंग एप्लीकेशन ऑफ डॉस, विंडो 3, Win32. It is a 32-bit Windows application. It uses primitive multitasking. It provides high stability and security. Windows NT basically support many network facilities. Next है Linux Firewall. Firewall को बेसिकली आप इस तरह से समझ लो कि ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सेटिंग होती है, जिसमें आप डिफाइन करते हो कि कौन कौन सी मतलब सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन कोई बंदा हमारे सिस्टम पे कर सकता है। लाइक हम चाहते हैं कि फेसबुक नहीं चलाना है तो हम वो भी सेट कर सकते हैं इसी फायरवॉल सेटिंग में, और किसी भी साइट को हम ब्लॉक कर सकते हैं, और किसी भी कनेक्शन को हम मतलब अलाउ भी कर सकते हैं और डिसअलाउ भी कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली पर्पस होता है कि बाहर से कोई भी बंदा या कोई भी मतलब ऐसा चीज कुछ भी एनीथिंग जो हमारे सिस्टम पे अटैक ना कर पाए। तो इसके लिए हम लिखेंगे ये अनऑथराइज्ड यूजर को आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है, यानी कोई भी अनट्रस्टेड वेबसाइट या पर्सन किसी भी वे से हमारे कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता। डिफ़ॉल्ट रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉलेशन में फायरवॉल आपके कंप्यूटर या नेटवर्क या किसी भी अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच मौजूद है। ये आपका जो फायरवॉल है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में आपके कंप्यूटर या आपके नेटवर्क या फिर कोई भी अनट्रस्टेड नेटवर्क या वेबसाइट होगी उसके बीच में काम करता है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट का तो काम ही है कि अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना। सो ये डिसाइड करता है कि कंप्यूटर पर कौन सी सर्विसेज रिमोट यूजर जो वो यूज कर सकता है। इसके टाइप्स 3 हैं। फर्स्ट है हाईली सिक्योर फायरवॉल। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको मतलब काफ़ी वो मतलब कॉन्शियस रहते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए कि आपके कंप्यूटर का कोई भी डाटा कोई देख ना ले, ठीक है, या चुरा ना ले। तो उस टाइप के यूजर्स के लिए हम इस टाइप के फायरवॉल को यूज़ करते हैं, हाईली सिक्योर फायरवॉल। इसमें बेसिकली एक लिस्ट जैसी बनी होती है सर्विसेज की, और जो भी सर्विसेज
उस लिस्ट में मेंशन की गई होती है उनकी कनेक्शन तो ये अलाउ करता है थ्रू इंटरनेट, बट जो मेंशन नहीं होगा उन कनेक्शंस को ये अलाउ नहीं करेगा। सेकंड है मीडियम ग्रेड सिक्योर फायरवॉल। ये एक डिफॉल्ट लेवल होता है, ठीक है, और मतलब इंटरनेट यूज करने के लिए जो बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स या मतलब परमिशंस या जो भी हमारे लिए बेटर है वो सब इसमें होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और तीसरा है नो फायरवॉल। ये सेटिंग्स वो लोग करते हैं जो या तो इंटरनेट का यूज कम करते हैं या कोई उनके डाटा को चुरा भी ले तब भी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे आप, इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर। यानी जिसको आप नहीं चाहते वो आपके कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएगा। डिफॉल्ट और रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉलेशन में जो फायरवॉल है वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क या अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच एग्जिस्ट होता है या उसके बीच में काम करता है, और ये डिफाइन करता है कि कौन सी सर्विसेज आपके कंप्यूटर पे रन होनी चाहिए। सो फर्स्ट है हाईली सिक्योर फायरवॉल। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके लिए सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और वो सर्विस लिस्ट में स्पेशली मेंशन होते हैं जो भी सर्विसेज हमें रन करनी होती है। ये मीडियम ग्रेड फायरवॉल है। दिस इज द डिफॉल्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड जनरली एडुकेट वाइल यूजिंग द इंटरनेट। यानी इंटरनेट यूज करने के लिए काफ़ी होती है सेटिंग, लाइक हमने ईमेल देखने हैं या वेब ब्राउजिंग करनी है तो वो सब करने के लिए ये काफ़ी है। No firewall if you are unlikely to connect to internet and if you are not concerned with cracking activities that can be directed by troublesome individual on the internet your land that you can select this option। यानी आप बहुत ही कम इंटरनेट यूज करते हैं या कोई आपके डाटा को यूज भी कर ले थर्ड पार्टी, कोई भी आपका एनिमी, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस तरह की सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है। और सो नेक्स्ट है कोरल ड्रॉ में। देखिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप सिंपली पेंट भी यूज़ करते होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, या तो कंट्रोल एस प्रेस कर दो या फाइल में जाओ, फिर वहाँ पे एक सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये सब मतलब ये फॉर्मेलिटी है, मैं नहीं बता रहा है इसको, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, आप खुद ही कर सकते हो इसको। और नेक्स्ट एक उधर ड्रा द डायग्राम ऑफ कोरल ड्रा विंडो, राइट इट्स कंपोनेंट। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, टाइटल बार, मेनू बार, ये सब आप देख लेना खुद ही। और ये टूल्स हैं, ये भी देख लेना, पिक टूल, शेप टूल, एलिप्स टूल, ओके। एक एक लाइन लिख देना इसमें, मतलब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, ये शेप को रिसाइज कर सकता है, ये जूम करने के लिए पेंसिल, रेक्टेंगल, ये सर्कल, ये टेक्स्ट, ये खुद ही देख लेना, ठीक है। अब हम रूल्स की बात करेंगे कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो पीएचपी में तो कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला, वेरिएबल का नाम जो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी हमें पता लगना चाहिए कि वेरिएबल किस काम के लिए यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल में हम जैसे टोटल सम या टोटल मनी लिख रहे हैं तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मतलब किसी भी आइटम का ये टोटल होगा। पीएचपी में डॉलर साइन के साथ ही वो वेरिएबल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉलर ए, डॉलर बी या डॉलर नेम लिख रहे हैं तो हमें इस तरह से लिखना होगा। और पीएचपी में वेरिएबल का नाम या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। आप वेरिएबल का नाम जो वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, और पीएचपी में अंडरस्कोर के बाद आप नंबर भी यूज नहीं कर सकते, आपको मतलब ए बी सी इस तरह से लिखना होगा। और पीएचपी में कोई भी वेरिएबल अल्फा हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, अंडरस्कोर या अल्फा न्यूमेरिक, इन सब का ही कॉम्बिनेशन होगा। और पीएचपी में वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, जिसका मतलब है ये 7 पॉइंट लिख दिए, 6 में ही है ये। जैसे आप डॉलर नेम लिख रहे हो स्मॉल में और एक डॉलर नेम कैपिटल में, तो दोनों ही दो डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे, यानी दो अलग वेरिएबल हो जाएंगे सेम। A variable start with dollar sign followed by the name of the variable. Variable must start with letter or underscore character. A variable name can't start with a number, and variable name can contain alphanumeric character, underscore,
ये सब ये इन सबको मिला के वेरिएबल का नाम बनता है और ये इनका नेम केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। वेरिएबल नेम लाइक ये एज स्मॉलर कैपिटल तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे। और नेक्स्ट करेंगे हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसमें देखो, जब सबसे पहले इफ लिखा होता है, इफ फॉल्स हो तो उसके बाद एल्स इफ वाली स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, ठीक है। और जब वो सारी फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में जो एल्स लिखा होता है वो उसको उठा देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक 5 कंडीशन दी है, पांचों की पांचों ही गलत है, फिर उस केस में ये जो सबसे लास्ट की कंडीशन होती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। सिंटैक्स आप इस तरह से लिखोगे, पहले इफ, फिर उसके बीच में स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर लास्ट में एल्स और क्लोज। एग्जाम्पल के तौर पर एक वेरिएबल ए है एक बी है, दोनों की वैल्यू 5। अब देखो, एक मिनट यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कम नहीं है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर आएगा ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से आपको स्टार्ट मतलब लिखना है, बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। स्मॉलर देन क्वेश्चन मार्क PHP $A $B और इफ लिखना है, ये कंडीशन लिखिए और ये स्टेटमेंट लिखिए। इको कीवर्ड का यूज करते हैं हम स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए PHP में। नेक्स्ट हम डू वाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, एक जो डू वाइल होती है उसमें क्या होता है कि पहले काम किया जाता है फिर कंडीशन चेक करी जाती है। अगर माना स्टार्टिंग से ही आपकी जो कंडीशन आपने दी है वो फॉल्स हो जाती है, तब भी वो कम से कम एक बार उस स्टेटमेंट को जरूर एग्जीक्यूट करता है। सो द डू वाइल लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड वंस, यानी एक बार आपके कोड को जरूर एग्जीक्यूट करेगा। इट विल देन चेक द कंडीशन, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है एंड रिपीट द लूप व्हाइल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक उस लूप को रिपीट करता रहता है। ये सिंटैक्स है डू और व्हाइल, ठीक है। यहाँ पे डू, फिर इसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर व्हाइल। ये आपने देख लिया कि एक बार कोड को एग्जीक्यूट करेगा और पहली बार कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बार बार रिपीट करेगा, अदरवाइज एग्जिट कर देगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डू वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप रिपीट होता रहता है, और अगर शुरुआत से ही कंडीशन फॉल्स होती है तब एक बार स्टेटमेंट को आउटपुट पर डिस्प्ले किया जाता है। ये ऊपर वाला तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बीच में जस्ट सिंपली आपने $i=0 लिखा, फिर डू, फिर इको वैल्यू ऑफ i इज, फिर कोटेशन में लिखना है $i डॉट कोटेशन और br i++, और फिर कंडीशन तो ये 4 तक प्रिंट करेगा आपके नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। सबसे पहले आप इनका फुल फॉर्म लिख देंगे। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये है एक्सटेंसिबल, आगे से वही नाम आएगा। ये केस सेंसिटिव होती है, सॉरी केस सेंसिटिव नहीं है और ये केस सेंसिटिव है, राइट। और ये टेक्स्ट और HTML का मिश्रण है और ये एप्लीकेशन XHTML और XML इन सब का कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ी कम एक्सप्रेसिव होती है और ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। ये HTML का एप्लीकेशन है और ये एक XML का एप्लीकेशन है। इसका फाइल स्वरूप डॉक्यूमेंट है, जबकि इसका स्वरूप जो है वो मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML में मतलब जो वेल फॉर्म्ड कॉन्सेंट्रेट या कंडीशंस होती है उनकी कोई टेंशन नहीं होती है इनको, और ये उससे रिलेटेड ही होती है, यानी इनको उनका ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट या कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है उनको। तो इंग्लिश में लिखोगे, पहले फुल फॉर्म लिख दिया। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होती है। For HTML it is text and HTML, और for XHTML it is application XHTML plus XML।
HTML is less expressive. HTML is more expressive as compared to HTML. HTML is an example of HTML, or it is an application of HTML. It is an application of XML. HTML has document file format, and XHTML has markup language as type format. In HTML there is no concern well defined constant, यानी इसमें किसी भी तरह के कंडीशंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमें मतलब उनका ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। सो आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा टाइप। अब देखिए डाटा टाइप को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डाटा टाइप का यूज करके हम अपने कंपाइलर को ये बताते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में किस टाइप का डाटा जो वो यूज कर रहे हैं। जैसे आपको नंबर स्टोर करने के लिए अलग डाटा टाइप का यूज करना पड़ेगा, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए अलग टाइप का डाटा यूज करना पड़ेगा, कोई आपको सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए आपको अलग टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। तो डाटा टाइप को आप लिखोगे, आप किस तरह की इंफॉर्मेशन किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो आप PHP डाटा टाइप के द्वारा डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप कोई संख्या स्टोर करना चाहते हैं या कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो डाटा टाइप के माध्यम से कंपाइलर को बताते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आपने सिंपली नाम लिख देना, जैसे PHP स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब जैसे कोई वाक्य होता है ना, उस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे दिस इज ए काउ, तो ये एक सेंटेंस बन गया। तो इस केसेस में हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक हेलो वर्ल्ड। A string can be any text inside quotes. You can use single और डबल quotes, यानी डबल कोटेशन के अंदर, जैसे यहाँ पे डबल कोटेशन यूज किए गए हैं, तो आप सिंगल या डबल दोनों के बीच कुछ भी लिखो तो वो टेक्स्ट जो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। इंटीजर इज सिंपली अ होल नंबर, यानी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, ना तो रेज टू पावर होगा, तो उसको हम इंटीजर डाटा टाइप में लेंगे। फ्लॉट में सिंपली या तो पावर होगा या फिर डेसिमल होगा, तो उस तरह के नंबर को शो करने के लिए हमें फ्लॉट का यूज करना पड़ेगा। और बूलियन दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी कंडीशन दिया होगा या कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा उसको जस्ट ये ट्रू और फॉल्स बताएगा। फिर एरे है, तो एरे का सिंपली हम यूज करते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को हम स्टोर कर पाए। हिंदी में लिखोगे ये कैरेक्टर का एक क्रम है, जैसे हेलो वर्ड, और कोई भी टेक्स्ट जो कोड्स के अंदर है उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। और PH में ये दशमलव बिंदु के बिना पूर्ण संख्या है, यानी विदाउट डेसिमल, बिना पूर्ण डेसिमल का यूज किए एक नंबर होता है, जैसे 1.5 नहीं, ओनली 15 या 15 या 51। फ्लॉट ये दशमलव बिंदु एक संख्या के साथ एक घातीय रूप में एक संख्या, यानी या तो एक इसके नंबर में कोई पावर होगी या फिर डेसिमल लगा होगा। और बूलियन ये दो कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। और एरे ये एक वेरिएबल में कई वैल्यू स्टोर करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और एक वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी डाला था, उसको भी देख लेना। अगर वो भी जो 4 यूनिट आपको दी गई है उसमें से कोई क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेन किया गया है तो आप उससे मतलब देख सकते हो। ठीक है।